8, 8 में लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है। और एक लाइन की इक्वेशन है एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, दिख रहा है। और यहां पर सामने आपको फिर से एक एलिप्स की इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन दिख रही है। बस चेंजेस क्या है देखो दोनों क्वेश्चंस में, वहां पर 3 और 2 है और यहां पर ए और बी उसके प्लेस पे। समझ में आया ये चीज? तो अगर आप देखोगे ग्राफ और सारी चीजें एग्जैक्टली एज इट इज बनेंगी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? एलिप्स बनाओगे। तो ये हो गया एक्स एक्सेस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सेस। सबसे पहले हम एलिप्स बना देते हैं। तो सपोज ये बन रहा है एलिप्स, ये हो गया एलिप्स, ठीक है। एलिप्स का मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट कौन कौन से होंगे? देखो, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट ये वाले हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? +a,0। समझ में आई ये चीज? माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स ये वाले होंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,b, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-b। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब ये तो बन गई, इस एलिप्स का ग्राफ बन गया, क्लियर ये चीज। अब यहां पर इस लाइन के ग्राफ पे आते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये एक्स एक्सेस को ए पे और वाई एक्सेस को बी पे इंटरसेप्ट करेगी, क्लियर ये चीज। तो इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस लाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया इस लाइन का ग्राफ, क्लियर ये चीज। और आपको इस एलिप्स और लाइन के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको जिस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो रीजन ये है। देखो, इस रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर हुआ ये चीज। अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इस वाले रीजन को आप ले लोगे y1, और नीचे वाले रीजन को नीचे वाली जो लाइन है उससे जो इक्वेशन आएगी उसको क्या ले लोगे? y2, क्लियर हुआ ये चीज। और एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी? 0 टू a, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू a, यहां पर आएगा y1 माइनस y2 dx, क्लियर हुई ये चीज? y1 माइनस y2 dx। अब इसके बाद y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे? एलिप्स की इक्वेशन से। तो देखो ये है एलिप्स की इक्वेशन, और एलिप्स की इक्वेशन से अगर आप y1 की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी? ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर हुआ ये स्टेप। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, जिससे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी y की वैल्यू, क्लियर हुआ ये चीज। ये हमने कहां से निकाले? एलिप्स की इक्वेशन से निकाले, क्योंकि जो अपर बाउंड्री है वो एलिप्स एक्चुअली, ठीक है। तो y1 की जगह पे हम यही रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a, और y1 के प्लेस पे ये वाली टर्म आ जाएगी b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस y2। तो y2 जो है ये स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है आपकी, और इसमें से y की वैल्यू निकाल लो। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। यहां से y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए आएगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो y अपॉन बी इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स अपॉन ए, और y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए अंडर ब्रैकेट a माइनस एक्स। चेक करो ये स्टेप क्लियर क्या? ये y1 y2 दोनों चीजें मिल गई, ठीक है यहां तक। अब y2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, b अपॉन ए अंडर ब्रैकेट a माइनस एक्स, और यहां पर आ गया dx। एक बार कंफर्म करो सबका सेम आ रहा है y1 y2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के पहले ये जो b अपॉन ए वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रल के, तो b अपॉन ए इंटीग्रल के बाहर आ गया, ठीक है, इंटीग्रल के बाहर आ गया। अब यहां पर इंटीग्रल में क्या बच गया, लिमिट a टू b रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स dx। क्लियर हुआ है यहां तक सबको? इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान देना, b अपॉन ए इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला क्रिश, जल्दी बोल अबीर। एक्स बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में कुछ आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट है तो माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, और यहां पर लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू ए। यार ये लिमिट मैंने गलत लिख दी थी ऊपर वाले स्टेप में, उसको 0 टू ए कर देना करेक्ट करके। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके। अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, देखो कौन कौन सी टर्म में क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले अपर लिमिट ए इस टर्म पे पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पर, तो ए अपॉन ए क्या होता है, 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर पाई बाय 4। समझ में आई ये चीज? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर ए स्क्वायर पाई बाय 4। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके अपर लिमिट ए यहां पर पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर पुट करेंगे तो क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये आना चाहिए यार, ये वाला कैलकुलेशन क्लास 12th में हो। देखो यहां जब ए पुट करेंगे तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर, जब यहां ए पुट करेंगे तो ये होगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और जब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आएगा। एलसीएम लेके करके देख लेना, ये चीज समझ में आया ये चीज? तो यहां पर ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आएगी। ये अभी मैंने सिर्फ अपर लिमिट पुट किया, क्लियर ये चीज? अब माइनस लोअर लिमिट आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, और माइनस लोअर लिमिट, तो देखो लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0, 0 पुट करेंगे यहां पर तो क्या होगा, ये 0, 0 पुट करेंगे यहां पर तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, 0 पुट करेंगे यहां पर तो ये भी 0, 0 यहां भी पुट होगा तो 0, तो बाकी सारी टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज सबको? लोअर लिमिट पूरा का पूरा हो गया 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से समझना क्या होगा। ये b बाय ए मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले इस वाले पार्ट से, ए स्क्वायर पाई बाय 4 से, तो एक ए और ये एक ए कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, ए बी पाई बाय 4, ये बनेगा। समझ में आई ये चीज? फिर ये b बाय ए मल्टीप्लाई होगा इससे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या बच जाएगा, ए बी बाय 2। क्लियर हुआ ये चीज? स्क्वायर यूनिट, ये होगा इसका आंसर। आया समझ में ये चीज? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा हूं ना, आपने नहीं बनाया अगर होमवर्क तो उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है बताओ देख के, ए की जगह पे क्या है, 3, और बी की जगह पे क्या है, 2, तो ए की जगह पे 3 रख दो और बी की जगह पे 2 रख दो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? और भी सिंपल तरीका बताओ इसका फाइनल बिना इंटीग्रेशन के आंसर निकालने का तरीका इस वाले क्वेश्चन में। ध्यान दो इधर, बिना इंटीग्रेशन के आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। इस वाले रीजन को देखो, देखो ये वाला रीजन दिख रहा है, जो रीजन जिसका एरिया आपको निकालना है, वो रीजन एक्चुअली किससे किससे बाउंडेड है। ये वाला जो पार्ट है ये इलिप्स का क्वार्टर पार्ट है, 1/4 ऑफ इलिप्स है। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक ट्राइंगल है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। तो इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी पाई। याद है ये मैंने बताया था, ए इंटू बी इंटू पाई। ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, बी होता है सेमी माइनर एक्सिस, इंटू पाई, ये इलिप्स का एरिया होता है। लेकिन ये पूरा इलिप्स नहीं है, इलिप्स का 1/4 है, तो ए बी पाई अपॉन 4 ये इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इलिप्स का एरिया आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? और उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। ट्राइंगल का बेस क्या है, ए, और हाइट क्या है, बी, तो उसका एरिया क्या होगा,
हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ ए बी, तो इसमें से हाफ ए बी माइनस कर दो तो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो बिना इंटीग्रल के हमको पता रहेगा कि आंसर हमको क्या लाना है यहाँ। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो आगे बढ़े फिर। कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो जल्दी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हुँ? क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सेक्शन बी का पार्ट है तुम लोगों के बुक में। सेक्शन बी तुम लोगों के में नहीं है शायद, कॉमर्स वालों के में। हाँ, ओके, हटा दो इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर ध्यान देना सब। क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो आपको जिस रीजन का एरिया निकालना है वो इस पैराबोला, इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड है। सबसे पहले पैराबोला का फेस किस तरफ होगा ये बताओ? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो आप जब पैराबोला बनाओगे ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और पैराबोला का शेप कुछ इस तरह का बनेगा, ये हो गया पैराबोला का शेप, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकेंड एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन देखो जल्दी से क्या है? लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। आपको अगर फॉर्म्स ऑफ लाइन पता है तो याद होगा ये कौन सा फॉर्म है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर m क्या होता है? स्लोप, और c क्या होता है बताओ? y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? तो वो कहां पर कट कर रही है? 2 पे, और 2 कहां पर आएगा? लगभग यहां पर कहीं आएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी लाइन, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन यहां पर लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। क्लियर यहां तक सबको? हाँ, अब इसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिस, द लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस। तो पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहां पर देख के बताओ किस रीजन का एरिया हमको निकालना है? वो कौन से क्वाड्रेंट में जिसका एरिया निकालना है? ये वाला पूरा, ये वाला, ये भी आएगा। मैं बताऊं कौन सा एरिया बोल रहा है? वो बोल रहा है ये वाला एरिया। क्यों ये वाला एरिया? क्योंकि पढ़ो ध्यान से क्या लिख रहा है? पैराबोला, लाइन, और तीसरा क्या लिखा है उसने? एक्स एक्सिस। तीनों उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। अगर आप इस एरिया को ले रहे हो तो ये लाइन और पैराबोला के बीच में एक्स एक्सिस कहां आ रहा है उसमें? समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो उसमें पैराबोला की एक बाउंड्री होनी चाहिए, दूसरी बाउंड्री लाइन की होनी चाहिए, और तीसरी बाउंड्री एक्स एक्सिस की होनी चाहिए। और किसी में ऐसा आ रहा है क्या कोई रीजन? नहीं आ रही है। तो वो कौन सा होगा? ये वाला रीजन होगा। समझ में आया ये चीज? आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। चलो निकालो इसको, कैसे निकालेंगे? देखो उसके लिए ना सबसे पहले ना आपको आपको ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। ये वाले पॉइंट से इस तरह से परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, और यहां पर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। समझ में आई ये चीज? और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो सॉल्व करो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, मैं 1 मिनट आया।
नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। -2 -1 हाँ, तो सॉल्व किया दोनों की इक्वेशन। क्या आ रहा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो वैसे आपको सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है। सॉल्व करने से x की वैल्यू क्या आ रही है वो बताओ। दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 2 और दूसरी आ रही है -1। हाँ, दो वैल्यू आएंगी। क्यों दो वैल्यू आएंगी? क्योंकि ये दोनों आपस को दो जगह पे कट कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? तो x की वैल्यू एक आएगी 2 और दूसरी आएगी -1। तो 2 ये वाला पॉइंट होगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और -1 ये वाला पॉइंट होगा। समझ में आया? तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? -1। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते, ध्यान देना। ये वाला पॉइंट निकालना हमारे लिए क्यों जरूरी था, उसको इधर पे ध्यान से समझो। देखो, आपको जिस रीजन का एरिया निकालना है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, उनको मैं एक बार और हाईलाइट करो। देखो, एक तो ये है बाउंड्री। ये बाउंड्री किससे बन रही, किससे इंक्लूडेड है? लाइन, लाइन की इक्वेशन से। समझ में आ रहा है? ये वाली जो बाउंड्री है ये किससे है? पैराबोला की इक्वेशन। और ये जो बाउंड्री है ये क्या है? एक्स एक्सिस। समझ में आई ये चीज? तो यहां से आप निकालोगे y1, लोगे y1। समझ में आई ये चीज? और y1 को इंटीग्रेट करोगे कौन से इंटरवल में? इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के इंटरवल में। क्लियर हुआ ये चीज? dx के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद दूसरा वाला पार्ट लोगे, मतलब ये वाला पार्ट यहां से निकालोगे y2, जो किससे मिलेगा? पैराबोला की इक्वेशन से। और उसको इंटीग्रेट करोगे इस लिमिट से इस लिमिट तक। ये लिमिट क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज? तो 0 तक। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा ना। ये वाला पॉइंट, लोअर लिमिट का पॉइंट क्या होगा? और लोअर लिमिट का पॉइंट कहां से निकलेगा? लाइन की इक्वेशन में y को 0 कर दो, क्योंकि ये वाले पॉइंट में y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो y को 0 कर दो। y 0 तो x क्या आ जाएगा? -2। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा -2। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सबसे पहली लिमिट क्या होगी? -2 से -1, -2 से लेके -1, और यहां पर आएगा y1 dx। फिर प्लस इंटीग्रेशन, दूसरा इंटरवल क्या होगा? -1 से 0, -1 से 0, और ये आ जाएगा y2 dx। क्लियर हुआ ये चीज सबको? कुछ डाउट है जय? ओके। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन -2 टू -1। अब y1 की इक्वेशन, y1 की वैल्यू लाइन की इक्वेशन से मिलेगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? x+2। क्लियर ये चीज? ये होगा x+2। तो y1 की जगह पे लिखेंगे x+2 dx। ठीक है? प्लस इंटीग्रेशन -1 टू 0 y2। y2 की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन से मिलेगी, तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है? x²। तो ये हो जाएगा x² dx। यहां तक सबको क्लियर हुआ?
अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों पार्ट्स को, तो सबसे पहले x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी यहां पर -2 से लेके -1, प्लस ये हो जाएगा 2x, लिमिट हो जाएगी यहां पर -2 से लेके -1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3, लिमिट हो जाएगी यहां पर -1 से लेके 0। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अमन समझ में आ रहा है? लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, तो 1 -4 अपॉन 2, ठीक है, +2, अपर लिमिट -1 माइनस ऑफ -2, प्लस यहां पर अपर लिमिट 0³ माइनस -1³ डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हुआ यहां तक सबको? तो ये वाला टर्म कितना आएगा -3/2, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, 2 और ये हो जाएगा 1, अरे 2 आएगा क्या, ये +2 और -1, 2 - 1 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है, ये -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा +1/3, आ रहा है ना +1/3। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 3 9, तो -9, प्लस 6 2 12, तो ये हो जाएगा 12, प्लस 3 2 6, तो 1 इंटू 2 2, तो ये 14 - 9, 14 - 9 कितना होता है 5, तो 5/6 स्क्वायर यूनिट, ये होगा इसका आंसर। समझ में आया सबको ये? यस, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं क्लियर है सबको? यस ओके, राघवेंद्र, वरुणी, तुम दोनों सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ओके, तो देखो मैं जो आपको जो चीज बोल रहा था शुरुआत में, स्टार्ट में क्या बोल रहा था, जो क्वेश्चन क्लास में कराया गया हो पहले उसी को एक बार फिर से जाके ट्राई करके देख लो, उस दिन 2-4 घंटे के बाद या अगले दिन नेक्स्ट डे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये अभी रीजन आप में से किसी ने करेक्ट नहीं बताया, क्या कल वो चीज करेक्ट बता पाओगे कि नहीं, वो भी देखो। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? तो आज सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूं इसलिए आप वैसा सोच रहे हो, लेकिन कल आपका दिमाग वो ट्रेंड हुआ है कि नहीं, जो आज मिली है ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हटाओ इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बताओ? क्योंकि मॉड है। हाँ हाँ हाँ, ये 6 मार्क्स, वैसे इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का। अगर आपने सैंपल पेपर सीबीएसई जो रिलीज किया है, अगर वो आपने देखा होगा इस बार का, तो उसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर से है 5 मार्क्स का। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये पूरा चैप्टर हमको खत्म करने में 3 घंटे लगे, एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो। बाकी एनसीईआरटी के अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। मतलब 5 मार्क्स 5 आवर्स की स्टडी में आपको स्कोर हो जाएगा इस चैप्टर को अगर अच्छे से करते हो तो, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन टफ है, टाइम टेकिंग है, ध्यान से समझना, ठीक है। शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस mod x mod y इज इक्वल टू 1, और यहां पर हिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो mod x mod y इज इक्वल्स टू 1, पहले इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा। mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मॉड हटाते हैं तो एक बार प्लस लगता है और एक बार माइनस लगता है, तो यहां जब मॉड x को हटाएंगे तो एक बार प्लस x लेंगे और एक बार माइनस x लेंगे। वैसे ही जब y में से मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस y लेंगे और एक बार माइनस y लेंगे। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या, जब दोनों पॉजिटिव, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। चौथा क्या होगा, -x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। समझ में आए? ये जो 4 इक्वेशन बनी है, ये चारों किसकी इक्वेशंस है? ये चारों लाइंस की इक्वेशंस है, चारों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस है। क्लियर ये चीज? इन चारों का ग्राफ प्रॉपरली आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन चारों के ग्राफ कैसे बनेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये हो गया एक्स एक्सेस,
यहां पर ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ मैं सबसे पहले प्लॉट करता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एकदम सिंपल तरीका। x 0 रखो, y क्या आएगा 1, y 0 रखो, x क्या आएगा 1। तो इससे आपने इंटरसेप्ट निकाल लिए, x 0 y 1 y 0 x 1। तो ये दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो, तो ये बन गई लाइन। समझ में आया कि नहीं ये फर्स्ट वाली लाइन कैसे बनी। फिर उसके सेकंड वाली लाइन पे आते हैं, ध्यान देना। x 0 रखो y 1 x 0 y 1, मतलब वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला x 0 y 1। y 0 रखो, x क्या आएगा -1। तो y 0 x -1 वाला पॉइंट कहां पर आएगा, इस जगह पे। समझ में आया। और इसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो, तो ये बन गई सेकंड वाली लाइन। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं, तो देखो ये वाली लाइन के लिए x 0 रखो तो y क्या आएगा -1, x 0 y -1 वो कहां पर आएगा, यहां पर। ये तो लोकेट कर लेते हो ना पॉइंट, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद y 0 रखो तो x क्या आएगा +1, तो y 0 x +1 वो कहां पर आएगा, इस जगह पे। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये बन गई ये वाली लाइन। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पे, तो इस पे ध्यान देना। x 0 रखो, y क्या आएगा -1, y 0 रखो तो x क्या आएगा -1। तो वो वाले जो दो पॉइंट्स है वो कहां पर आएंगे, यहां पर और इस जगह पे। क्लियर हुआ ये चीज। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर ये चीज। तो ये बनेगा mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू 1, इसका ग्राफ। अब आपको बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बाउंडेड रीजन दिख गया ना, कौन सा है बाउंडेड रीजन, ये है बाउंडेड रीजन जिसका की एरिया आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे स्मार्टली इसका एरिया। हाँ, एरिया, अच्छा, हम्म, बिल्कुल सही। आंसर 2 आएगा, ये सही पकड़ा। इसने कैसे बोला, इसने क्या बोल रहा है कि ये वाला देखो, ये वाली लेंथ कितनी 1, ये कितनी 1, तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। समझ में। और ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, ये आएगा आंसर। एक तरीका ये। दूसरा तरीका और क्या है, ट्राइंगल। वेरी गुड, ट्राइंगल को लेके भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस करें, सिर्फ इस ट्राइंगल पे, तो इसके एरिया का 4 टाइम कर दो, आपको मिल जाएगा पूरे शेडेड रीजन का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितना है 1, तो 4 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, 1 इंटू 1। अगेन आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज। तो ये सब अभी हमने जो अप्रोच यूज की है, ये विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन है। ठीक है, अगर यूजिंग इंटीग्रेशन करना है तब भी हम यही अप्रोच यूज करेंगे, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इस वाले को हम क्या ले लेंगे, y1 ले लेंगे। समझ में आया ये चीज। और y1 की वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये लाइन की इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट वाली थी। समझ में आई ये चीज। हाँ, कोई भी ले सकते, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गलती होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन is equals to 4 times एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इसको AOB मार्क कर देते, A ये हो गया O, ये वाला वर्टेक्स हो गया B। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम इंटीग्रेशन लिमिट क्या आएगी बताओ यहां पर, 0 से 1। और y dx भी ले सकते हो, x dy भी ले सकते हो, दोनों चलेगा। यहां पर हम y dx ले लेते हैं। तो 4 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 1, y की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - x dx। आपको आंसर पता है कि कितना आना है, तो इसलिए फिर गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर x - x² 2 और 0 to 1, अपर लिमिट पुट कर देना 4, 1 - 1/2, 1 - 1/2 मतलब क्या होता है 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, क्या हो गया, बना लिया था क्या पहले। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 12।
अच्छा, 12th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी में पूछा है, तो इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उसको भी अच्छे से समझना। हाँ, तो उसको मैं एक बार हिंट उसको समझा रहा हूँ, उसका कंसेप्ट समझाऊंगा। अच्छा, ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया? एक्नॉलेज कर दो एक बार। यस सर। ओके। इक्वल टू मतलब वो बाउंड्री उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, एक मिनट में बता देता हूँ उसको, उसको मैं एकदम क्लियरली बताऊंगा। हटा दो इसको मैं। नहीं, वो एक्चुअली लाइन को भी इन जनरल कर्व बोल सकते हैं। जैसे कि यहां पर भी कर्व उसने बोला है, लेकिन वो असल में लाइन है। मतलब लाइन कर्व की फैमिली का एक मेंबर है, जैसे कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ए मेंबर ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोलोगे तो आप गलत नहीं है, समझ रहे हो ये चीज? या स्क्वायर को अगर आपने रेक्टेंगल बोल दिया तो भी आप गलत नहीं हो, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस होता है, इसलिए। ठीक है, हटा दो इसको मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है ना? हाँ, ओके। हाँ, ध्यान देना, इधर सब ध्यान दो। अरे, इधर ध्यान दे, तू दूसरे की कॉपी देखता, खुद का तो कुछ लिखा नहीं है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दिस कर्व एंड दिस। इन दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी बना दो, आप इक्वल टू लिख दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये हो गया भाई x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और पैराबोला बनेगा इस तरफ फेस करते हुए। ठीक है यहां तक? और इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, आपको जिस रीजन का एरिया निकालना है वो पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर है? इस इनइक्वालिटी से समझना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी से आपको समझना पड़ेगा कि जो रीजन है वो पैराबोला के अंदर है या बाहर। नहीं, लॉजिक बताओ, अंदर या बाहर बोलने का। नहीं नहीं, अभी सिर्फ पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। हाँ, सुनो इधर, अब सब ध्यान देना। कैसे हम चेक करेंगे इनइक्वालिटी क्या है? y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो एक रीजन होगा, वो या तो अंदर होगा या बाहर होगा। कैसे पता कर रहा है उसका एक तरीका बताता हूं। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, अंदर या बाहर कहीं भी। मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट कहां पर आ रहा है? ये कहां आ रहा है? y एक्सिस पे आ रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज 0,5 है। समझ में आया ये चीज? 0,5। अब ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखो, तो जब मैं यहां पर 0 और x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5 रखूंगा, तो क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? क्या 5 बड़ा होता है 0 से? यस और नो? यस। तो मतलब ये किस रीजन की बात कर रहा है? इसके अंदर वाले रीजन की बात कर रहा है। क्या ये समझ में आया? अगर मान लो आपने अंदर का पॉइंट नहीं लेके बाहर का पॉइंट ले लिया होता, मान ले ये पॉइंट लिया होता, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा -5,0, ऐसा ही कुछ होगा। अगर इसको हम इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं तो यहां पर क्या जाएगा? y की जगह पे 0 और x की जगह पे क्या आएगा? -5 का स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो यहां इनइक्वालिटी चेक करो, इनइक्वालिटी चेक करो, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25, क्या ये ट्रू हो रही है? नहीं, फॉल्स हो रही है। मतलब आउटसाइड रीजन नहीं है। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा है? इनसाइड द रीजन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जिस रीजन के बारे में ये बोल रहा है वो इस पैराबोला के अंदर वाला रीजन है। इस तरीके से आप एग्जैक्टली फाइंड आउट करोगे। क्लियर ये चीज? अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती,
रिवर्स हो जाती मतलब ये उस तरफ फेस करता, तब वो रीजन कौन सा हो जाता, आउटसाइड वाला हो जाता। क्लियर ये चीज सबको। और यहां पर इनइक्वालिटी कौन सी है, स्लैक इनइक्वालिटी है, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसको स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब बाउंड्री भी उसमें इंक्लूडेड होगी उस रीजन में। क्लियर ये चीज। अगर ये नहीं होता तो मतलब बाउंड्री डॉटेड बनती, वो इंक्लूडेड नहीं होता। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। क्लियर ये चीज। ठीक है, तो इसको अब हमको ये समझ में आ गया कि जो रीजन है वो पैराबोला के अंदर है। अब मैं इस पूरे को एक बार डिलीट कर देता हूं और फिर से पैराबोला एक बार बना देता हूं। तो ये था हमारा एक्स एक्सेस, ये था वाई एक्सेस। ठीक है, पैराबोला बन रहा था कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया। तो पैराबोला के अंदर वाला रीजन है, ये आपने समझ लिया। अब आते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स पे। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स कैसा ग्राफ बनता है, वी शेप बनता है। वर्टेक्स कहां पर आएगा, ओरिजिन पे। तो ये बन जाएगा ग्राफ कुछ इस तरह का। समझ में आया ये चीज। और आपको इन दोनों के बीच के रीजन का एरिया निकालना है, इन दोनों के। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा है, बाउंडेड दोनों के बीच में ये वाला एरिया। समझ में आया कि नहीं ये चीज। आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। ऐसा हमने पहले भी एक बार निकाला है पिछले क्लास में मेरे ख्याल से। सेम तरीका बस यहां पर फॉलो होने वाला है। क्लियर ये चीज। लेकिन इसने घुमा के पूछा है क्वेश्चन, बस ये डिफरेंस। आंसर भी सेम होगा ऑब्वियसली। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला हमने जो किया था, क्वेश्चन नंबर 9। सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, फर्दर सॉल्यूशन। ठीक है, डबल 2 टाइम्स, फिर इसको ले लेंगे y1 और इसको ले लेंगे y2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन y1 माइनस y1 माइनस y2 dx। और इसके बाद इंटीग्रेशन की लिमिट इस वाले पॉइंट को निकालने से मिलेगी। ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से 1 आएगा। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इसको और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x। तो ये 1 आ जाएगा। तो 0 to 1 और उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेना। छोड़ दूं आगे इसका सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हिंट नोट कर लो। और इनइक्वालिटी के और कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बुक दे रहा हूं, उसमें से देख लेना एक बार। वैसे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलो आंसर करना, देखते कौन सही आंसर करता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ये एक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, एक रीजन है। इसका रीजन कौन सा और कहां पर है बताओ। हाँ, लेकिन कौन सा रीजन के बारे में बात कर रहा है, सर्कल तो है, वो तो ठीक है। ये इनइक्वालिटी है ना, इक्वालिटी थोड़ी ना है। अंदर की बाहर, बाहर। देखो कैसे, पहले तो इसको सर्कल की इक्वेशन हो गई, ये आप समझ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सर्कल बनेगा, ये भी समझ गए, ये हो गया सर्कल। ठीक है, सर्कल बन गया जिसका रेडियस क्या होगा, 2 यूनिट। समझ में। सर्कल पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो इनसाइड द सर्कल, दूसरा आउटसाइड द सर्कल, और तीसरा ऑन द सर्कल। ठीक है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज बाहर का एक पॉइंट ले लो, ये ले लो 100,100 ले लो, 100,100। ठीक है, 100,100 इसमें पुट करके देखो, पुट करो, इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही, होगी ट्रू होगी। मतलब कौन सा रीजन शेड करना है हमको, बाहर वाला रीजन। समझ में आई ये चीज। और अगर यहां पर ऐसा सिंबल होता, ऐसा सिंबल होता, तो फिर कौन सा रीजन होता है यहां पर, इनसाइड द वाला। समझ में आई ये चीज। ऐसा वाला भी क्वेश्चन, सर्कल में इनइक्वालिटी वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है फाइनल एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान देना। अभी जो क्वेश्चंस मैं दूंगा ना, उसमें आपको दिख जाएंगे बुक्स में। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को कहीं कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस दिस दिस एंड दिस। तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर लो। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स कहां कहां पर आ रहे हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है 2,0, कहां पर आएगा 2,0,
एक्स एक्सिस में, ये वाला पॉइंट हो गया 2,0, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 4,5, तो x4 y5 यहां पर कहीं आएगा 4,5 b, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 6,3, 6,3 ये वाला पॉइंट यहां कहीं आएगा 6,3 पॉइंट सी। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि ए बी सी से बना है, ठीक है। इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, तो ये आपका शेडेड रीजन। हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन के बिना एरिया निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं आपके पास। एक तो क्लास 10th में पढ़ते थे तुम लोग के में, हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए तो हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे लगेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला भाई साइड निकालना पड़ेगा, लगा सकते हो हेरॉन्स फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी सी डी डी ए, फिर हेरॉन्स फॉर्मूला, समझ रहे हो? दूसरा जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला है जो क्लास 10th में हुआ करता था, हाफ अंडर मॉड x1 y2 माइनस y3 y2 x, ये वाला याद है? या तुम लोग के में डिलीटेड होगा, तुम लोग कोविड में दिए थे क्या 10th? हाँ तो शायद डिलीट हो गया था तुम लोगों के में सिलेबस में, लेकिन 11th में भी था। फर्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइंस में, सीबीएसई की बात करूं मैं, उसमें भी था वो फॉर्मूला। चलो वो भी याद नहीं है तो डिटर्मिनेंट में तो है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। डिटर्मिनेंट में ये वाला फॉर्मूला है हाफ मॉड 111 x1 y1 x2 y2 x3 y3। हाँ ये भी डिलीट हो गया क्या? अच्छा, हो सकता है हो गया होगा ये वाला, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन से ही निकाल लेना, ठीक है। ओके इधर ध्यान दो, इंटीग्रेशन से निकालने के लिए लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले ना आप ये देखोगी आप कौन से एक्सेस से बाउंड कर रहे हो उसको, क्योंकि आपको एक्सेस के रिस्पेक्ट में ही उसको इंटीग्रेट करके निकालना होता है। तो हम इसको किस एक्सेस के रिस्पेक्ट में बाउंड कर लेते हैं? एक्स एक्सेस के। तो एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में बाउंड करने के लिए ये वाला पॉइंट जो है इधर नीचे ड्रॉप कर देते हैं, इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं डी। हाँ एक मिनट, अब जो रीजन है एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड है वो रीजन देखो कौन सा है, उस रीजन को अभी मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। ये है ए बी सी डी, देख रहा है ए बी सी डी, ठीक है। ये ट्रेपेजियम नहीं है, ये सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है, क्लियर ये चीज? हाँ एक मिनट, यहां तक समझ में आया आपको? अगर आपको ए बी सी डी इसका एरिया मिल गया तो उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? ए सी डी का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्लियर ये चीज? अब ए बी सी डी का एरिया डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से बाउंडेड है, तो उसके लिए हमको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम ए बी और इस पॉइंट को सपोज ई मार्क कर देते हैं, ए बी ई का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे ई बी सी डी का एरिया, इसका एरिया, और उसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं दूसरा तरीका एक और बताता हूँ, सुनो यहाँ पर, ये वाले को मैं मार्क करता हूँ y1 सपोज, इस वाले को मार्क करता हूँ y2, और ये वाला जो लाइन देख रहा है इस लाइन को मैं मार्क करता हूँ y3, ठीक है। अब यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो बनेगा, एरिया ऑफ एसआर लिखता हूं शॉर्ट में, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो यहां पर सबसे लोवेस्ट लिमिट क्या होगी 2, और हाईएस्ट लिमिट कहां पर जा रही है? ये 6 पे। समझ में क्यों 6 है? ये क्यों 6 है? क्योंकि डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6,0। समझ में आ रही है ये चीज? बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 4 है। बी का 4 है एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ई का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन y1 dx, y1 dx, और y1 को कौन से इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे? 2 से लेके 4। समझ में आ रहा है ये चीज? इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 2 to 4। इससे आपको कौन सा रीजन का एरिया मिलेगा? ये वाला ए बी ई का एरिया। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद ये वाले एरिया को प्लस करना है, तो क्या जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन y2 dx, और y2 को कौन से इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे? 4 से 6। समझ में? जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला, ये वाला प्लस ये वाला।
अब उसमें से आपको माइनस करना है, कौन सा एरिया माइनस करना है, ये वाला एरिया माइनस करना है, और ये वाला एरिया किससे मिलेगा, y3 से। तो बताओ माइनस क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन y3 dx, लिमिट बताओ मुझे, लिमिट नहीं, 2 से 6, y1 y3 है ना, y3 देखो ये y3 है, y3 का कहां से कहां तक, a से d तक का पॉइंट है, तो लिमिट क्या आ जाएगी यहां पर, 2 से लेके 6। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये चीज सबको क्लियर? अब इस बात पे आते हैं कि y1 y2 y3 तो हमने लिख दिया, लेकिन ये मिलेगा कैसे? क्या आपको दिया हुआ है कहीं y1 y2 y3? नहीं दिया हुआ है, कैसे निकालोगे? नहीं ना, एरिया क्यों निकालना, एरिया तो y, एरिया कैसे निकलेगा? हाँ करेक्ट, याद करो क्लास 11th में 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइंस में हम पढ़ते थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें एक फॉर्म ये हुआ करता था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, ये था y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद आया ये वाला फॉर्म, ये था 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म से हम तीनों की इक्वेशन निकालेंगे, तीनों लाइन, 3 लाइन बन रही है ना, एक तो ये वाली y1 वाली, दूसरी y2 वाली और तीसरी y3 वाली। तो सबसे पहले y1 की इक्वेशन निकालने पे आते हैं। तो y1 वाली लाइन के 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, a और b, a का कोऑर्डिनेट 2 0 और b का कोऑर्डिनेट 4 5, समझ में है? तो ये x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2, पुट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y1 की जगह पे क्या आएगा, 0, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब कि 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 2। क्लियर हुआ है यहां तक सबको? फर्दर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 5 बाय 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? ये मिला आपको y1 जो कि आपको पुट करना है उस इंटीग्रल में। सबको समझ में आया क्या यहां तक? यस और नो, जल्दी बताओ, ये क्लियर? ओके। सिमिलरली अब हम आते हैं y2 वाले केस पे, ये वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सेम चीज, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। जल्दी बोलो क्या लिखेंगे सबसे पहले, y माइनस वाई वन, तो y1 की वैल्यू क्या लेंगे अब 5, तो y माइनस 5, अभी आपसे पूछूंगा लास्ट वाले के लिए, इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन मतलब कि 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा ये माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस x1, तो x माइनस x1 मतलब ये हो जाएगा x माइनस 4। क्लियर ये चीज? फर्दर y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x प्लस 4, और ये -5 उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस 9। ये हो जाएगा आपका y2। किसी को कोई डाउट यहां तक तो पूछो, और कोई डाउट नहीं तो फिर मैं पूछता हूं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। थर्ड वाली लाइन की इक्वेशन, थर्ड वाली लाइन की इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन निकाल के बता रहा है, ओके। और कोई प्राजक्ता बताओ तो चलो, कैसे निकालेंगे थर्ड वाली लाइन? थर्ड वाली लाइन कौन सी है, y3 वाली, नाम क्या है उसका, AC। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, करेक्ट, 3 माइनस 0 मतलब 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 6 माइनस 2 मतलब कि आ जाएगा 4 अंडर ब्रैकेट x माइनस x1, तो मतलब ये क्या जाएगा x माइनस 2। क्लियर ये चीज? तो y3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4x माइनस 3/2। ठीक है, यही आ रहा है।
अब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर इंटीग्रल में पुट कर दो, इंटीग्रेशन 2 to 4, y1 के प्लेस पे ये आ जाएगा 5/2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 6, y2 के प्लेस पे ये आ जाएगा -x + 9 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 to 6, y3 के प्लेस पे ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला वैल्यू पुट कर देते, 3/2 कॉमन निकाल के ही लिखते हैं इसको, है ना, ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये 3/4 कॉमन निकाल के x माइनस 2 ऐसे ही पुट कर देते, तो ये जाएगा 3/4 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 dx। क्लियर है यहां तक? अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, इधर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² माइनस 2x लिमिट 2 to 4 प्लस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -x² प्लस 9x इंटीग्रेशन 4 to 6 माइनस 3/4, इसका इंटीग्रेशन x² माइनस 2x इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट क्या आ जाएगी 2 to 6। ठीक है यहां तक? अब लिमिट पुट करना है, उसके सॉल्व करना है, थोड़ा ट्रिकी रहेगा, इसमें कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, बहुत बड़े टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से करना। 5/2 अंडर ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4² 16 माइनस 2² 4 16 माइनस 4 12, तो ये आ जाएगा 12/2 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 2 मतलब ये आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6² 36 36 माइनस 16 20, तो -20/2। ठीक है, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 6 9 और अच्छा ऐसा करें अपर माइनस लोअर 6 माइनस 4 मतलब 2। ठीक है, ठीक है, -3/4 अपर लिमिट 6² माइनस 2², 6² इज 36 36 माइनस 4 कितना आ जाएगा 32 32/2 माइनस 2 6 माइनस 2 मतलब ये आ जाएगा 4। क्लियर? तो आ जाएगा 5 यहाँ पर अंडर ब्रैकेट 2 6 6 माइनस 4 मतलब ये आ जाएगा 2 5/2 इंटू 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -10 प्लस 18। ठीक है, यहाँ पर -3/4 और अंडर ब्रैकेट 2 1 ये 16 टाइम्स हो जाएगा 8, 16 माइनस 8 मतलब ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये 2 कैंसिल 4 1 4 2 तो यहाँ पर आ गया 5, ये वाला टर्म हो जाएगा +8 और ये वाला टर्म हो जाएगा -6, तो 7 स्क्वायर यूनिट। यही आ रहा है क्या आंसर? समझ में आया ये? ठीक है, तो ये दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये इक्वेशन फॉर्मुलेट करना कि कैसे निकलेगा शेडेड रीजन का एरिया। दूसरी चीज लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला जो क्लास 11th में पढ़ा था याद रखना पड़ेगा। और तीसरा ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। अभी ये कौन सा क्वेश्चन था? 13 14 बना लोगे तुम लोग? 14 बस मैं एक बार हिंट कर दे रहा हूं, आई थिंक बन जाएगा 14। 14 में अच्छी चीज ये है कि आपको तीनों लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको सिर्फ उनको प्लॉट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं, आपको प्लॉट करने के बाद जो है ना, वो तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? मतलब जैसे ये फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली, हाँ सॉल्व करना पड़ेगा ना उसके लिए, ये वाला और ये वाला। हाँ, तो पहले ये ए और बी को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, तो एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर बी और सी को सॉल्व करोगे तो एक मिलेगा, समझ रहे हो? फिर उसके बाद सी और ए को सॉल्व करोगे तो एक मिलेगा। इस तरह से आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? और 3 पॉइंट मतलब फिर उसके बाद आप उसको लोकेट कर दोगे, मान लो ऐसे ऐसे 3 पॉइंट मिले तो एक ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा हो गया, तीसरा ऐसा हो गया। समझ में आया ये चीज? आपको इस रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको वही अप्रोच यूज होगी जो अभी हमने यूज की थी। क्या वाली? ये वाला y1 लोगे, ये वाले को y2 लोगे और ये वाले को क्या ले लोगे? y3। फिर उसके बाद y1 y2 y3 की वैल्यू आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो यहां से आपको मिल जाएगी। समझ में आई ये चीज? बन जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन ये, हाँ बता कैसे? हाँ तो बेस बता कितना लेगा?
और अगर मान ले पॉइंट ऐसा निकल गया, एक इधर एक इधर एक इधर, तो तो बेस निकाल सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाइट ऐसा 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 वो ग्राफ में ड्रॉ करके देखेगा और स्केल से मेजर करेगा, ऐसा बोल रहे क्या? ठीक है, देखो अगर ऐसा कर भी दो, कोई शॉर्टकट निकाल लो, तो वो सिर्फ आपके आंसर को वैलिडेट करने के लिए काम आएगा, लेकिन आपको यहां पर हमेशा मेंशन किया होगा यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना, या ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक तो डिलीटेड है शायद तक, 15, 16 और 17 दो बच्चे, ये दोनों भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से एक तो स्पेशली बहुत अच्छा है, चांसेस बहुत है आने के, शायद यही वाला है, यही वाला है शायद तक 16। ध्यान दो इधर, ध्यान देना, 16 में फिर से फंसोगे कैसे, देखो इधर ध्यान दो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, किसका ग्राफ है ये, किसका ग्राफ है, कैसे लाइन होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, हाँ सही बोल रहा है। तो ये इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख के देखते जाओ, x 0 रखो y 0 आएगा, ये 0 0, x 1 रखो y 1 आएगा, 1,1, x 2 रखो y क्या आएगा 8, तो ये 2,8, x 3 रखो y की वैल्यू 27। समझ रहे हो? तो जब पॉजिटिव रख रहे हैं x, तो y भी क्या रहा है पॉजिटिव। अब नेगेटिव रखो, x -1 रखो तो y भी क्या आएगा -1, तो ये देखो ये आ गया -1, -1, x -2 रखो तो y क्या आएगा -8। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इस ग्राफ को अगर नहीं भी पता तो ऐसा बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब इस वाले कर्व और इन दोनों के बीच वाले रीजन का एरिया निकालना है। ये दोनों क्या है, किसकी इक्वेशन है, वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस। जो फर्स्ट वाली वर्टिकल लाइन है वो कहां से पास हो रही है, -2 से, तो वो कहां पर आएगा, लगभग यहां पर कहीं आएगा। ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू -2। दूसरी वाली जो वर्टिकल लाइन है वो कहां से पास हो रही है, -1 से, तो ये वाली लाइन होगी आपकी x इज इक्वल टू -1। अब आपको जिस रीजन का एरिया निकालना है वो रीजन कहां पर है, देख लो, दिखा, इन दोनों के बीच का एरिया, ये जो कर्व है और इसके बीच का एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड दिस। ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन का एरिया बोल रहा है। हाँ, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इस रीजन का एरिया बोल रहा है, इस रीजन का एरिया आपको निकालना है। क्लियर हुआ है ये चीज? हम्म तो ये जो रीजन है ये किससे बाउंडेड है, एक्स एक्सेस से बाउंडेड है, और किससे बाउंडेड है, ये वाले कर्व से बाउंडेड है। लाइन तो उसकी लिमिट देगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी -2, अपर लिमिट क्या हो जाएगी +1। समझ में आया ये चीज? अब इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन निकालने के लिए इंटीग्रेशन -2 to 1 y dx लगाते हो और y की वैल्यू यहां से x क्यूब पुट करते हो, तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा पता है? क्योंकि नीचे वाला जो रीजन है उसका एरिया वो नेगेटिव काउंट होगा, और ऊपर वाला जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा, पॉजिटिव काउंट होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को वो माइनस कर देगा एक्चुअल में। याद है जो मैंने आपको साइन वाला एक क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाया था, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर डायरेक्ट करोगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अगर कोई रीजन नीचे बनता है और कोई रीजन ऊपर बनता है तो उसको दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू को पॉजिटिव लेके फिर ऐड करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नीचे बन रहा है। क्लियर ये चीज? तो आपको इस रीजन का एरिया निकालने के लिए आप इसको ऐसा लिखोगे, -2 to 0 y dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहां से x क्यूब dx, और यहां पर भी y की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब dx। ठीक है,
अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर 4/4 -2 to 0। अपर लिमिट आ जाएगी 0 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो -16/4। मतलब ये देखो ये वाला एरिया कितना आएगा -4। समझ में आया ये चीज? ये एरिया आएगा -4, जिसको कि आप मॉड करके क्या कर लोगे +4 करोगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन एक्स टू दी पावर 4/4, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। तो 4 + 1/4 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 17/4। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो। समझ में आया क्या ये सबको? जब दो अलग अलग कर्व होते हैं, जैसे यहां पर एक ही कर्व है ना, ये कर्व बदल थोड़े न रहा है, लेकिन अगर मान लो कोई दो अलग कर्व होते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, यहां पर ये अलग कर्व है, ये अलग कर्व है, तो उस केस में y1 y2 लेते, लेकिन सेम कर्व है तो y1 y2 नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें y की वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x mod x, y एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। तो इस वाले केस में y इज इक्वल्स टू x mod x का ग्राफ कैसा बनेगा? सही बोल रही है। या फिर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक बार x इंटू प्लस एक्स लेंगे, एक बार x इंटू माइनस एक्स लेंगे, मतलब मॉड x को एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स लेंगे। समझ में आया? अगर प्लस एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x², अगर माइनस एक्स लेंगे तो ये क्या होगा -x²। पॉजिटिव कब लेंगे? जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव कब लेंगे? जब x लेस देन 0। ये मॉडुलस फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। क्लियर यहां तक सबको? तो जब हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस वाले फंक्शन का, मतलब अब ये फंक्शन हो गया ना y इज इक्वल टू ये, ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। ये x, ये y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, नहीं x एक्सेस, ये x एक्सेस लेते हैं। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है बता। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये 0 से ग्रेटर, मतलब राइट साइड के लिए बनेगा। राइट साइड के लिए इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये लेफ्ट साइड के लिए बनेगा। तो लेफ्ट साइड में पैराबोला किसकी तरफ फेस करेगा? नेगेटिव y की तरफ। तो ये एक्चुअल में ऐसा बनेगा। पूरा बनाए नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये वाला जो है y इज इक्वल टू x² तभी है जब x 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा मतलब इस तरफ। ये वाला तब बनेगा जब x 0 से छोटा है, मतलब इस तरफ। तो पूरा बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो दरअसल फंक्शन ही नहीं कहलाएगा तब। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सबको क्लियर हुआ ये चीज? अब यहाँ पर ऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। तो x इज इक्वल टू -1 वाला जो ऑर्डिनेट है वो ये ऐसा बन जाएगा, x इज इक्वल टू +1 वाला ऑर्डिनेट ऐसा बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका -1, ये वाला पॉइंट हो गया आपका +1। यहां पर भी देखो दो रीजन है, एक रीजन ये नीचे की तरफ जो बन रहा है, ये वाला रीजन, हाँ हाँ, एक तो ये वाला रीजन हो गया, और दूसरा रीजन कौन सा है? दूसरा रीजन ये वाला है, दूसरा रीजन ये वाला है। आपको इन दोनों रीजन को मिला के एरिया निकालना है। तो दोनों रीजन सिमेट्रिक है, मतलब किसी भी एक का निकालो और क्या कर दो, डबल कर दो। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx। समझ में आई ये चीज? हम सिर्फ इतने पार्ट का निकाल के उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 0 to 1 क्यों? क्योंकि देखो एक्स एक्सेस पे 0 to 1 है। हाँ, 0 to 1, y की जगह पे क्या पुट करेंगे? y की जगह पे x² पुट करेंगे, तो x² dx, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3। लिमिट आ जाएगी 0 to 1, अपर लिमिट पुट करोगे 1, 1/3, 2/3, फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आई ये? मॉड x लिखा होता है, v शेप बनता, डेफिनेट इंटीग्रल बोल रहा है ना, तो उसको वही ब्रेक करना पड़ेगा ना, 0 से आगे में +x और 0 के पहले में -x। ठीक है, क्लियर सबको ये?
इनडेफिनेट रहेगा तो उस केस में भी उसको दो पार्ट में ब्रेक किए बिना नहीं बन सकता, वो एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स। हाँ, हम्म, वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले रूल से, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से होता है उसका। बता दूंगा एक बार मैं, हालांकि वो काम का नहीं है उतना, इसलिए मैंने वो चीजें डिस्कस नहीं की। यूजुअली मॉडुलस में डेफिनेट इंटीग्रल के ही क्वेश्चंस आते हैं।